बढ़िया मजे में। आज अपन बात करेंगे मुगल रूलर लेटर मुगल रूलर्स की। ये राजा वो राजा है जिन्होंने इंडिया में मुगल साम्राज्य को मिट्टी बलित कर दी। मुगल साम्राज्य की ये वो राजा है सारे के सारे। तो अब अपन चालू करेंगे लेटर मुगल एम्परर। इसमें औरंगजेब के बाद में जो राजा बने थे वो बेलखने राजा थे सारे के सारे। इनमें से सिर्फ एक राजा एक ऐसा है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले जा सकते हैं, उसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह 1707 से लेके 12 तक इसका राज रहा था। बहादुर शाह एकमात्र ऐसा राजा है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले जा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये राजा वो है जो कि 63 साल की उम्र में जाके राजा बना था। 63 ईयर ओल्ड ही बिकेम अ मुगल एम्परर। ये वो राजा है जो कि 63 साल में राजा बना था। इसने अपने भाई आजम को हराया था वो जजुआ के युद्ध में। इनका जो रियल नाम है वो है मुअज्जम। इन्होंने अपने भाई आजम को हराया जजुआ के युद्ध में। उस टाइम पे इन्होंने संधि करी थी, पैक्ट करा था, अपने साथ में लिया था किस किस को? जोधपुर के राजा अजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख लीडर थे गुरु गोविंद सिंह, उनको। अब ये जब गुरु गोविंद सिंह के पास में गए, बहादुर शाह मुअज्जम गुरु गोविंद सिंह के पास में गए, जाके बोले कि साहब मुझे राजा बनना है और मेरे साथ में मेरे भाई, हम दोनों के बीच में सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा है, हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है राजा बनने को लेके। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो बुरा हूं ही, लेकिन मेरे से भी बुरा मेरा भाई है। तो अब आप क्या चाहते हो, एक कम बुरा आदमी राजा बने या फिर एक ज्यादा बुरा आदमी राजा बने? तो गुरु गोविंद सिंह जी को दिमाग में लगी कि भाई अच्छे और बुरे के बीच में तो अपन फर्क पता कर सकते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरे के बीच में राजा किसको बनाए? तो गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया किसका? मुअज्जम का, जजुआ के युद्ध में, जिसमें इन्होंने साथ दिया मुअज्जम का और राजा बनाया मुअज्जम को, आजम को हरा के। सपोर्ट किसने करा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। हिस्टोरियन सिडनी ओवेन ये बोलते हैं कि ये एकमात्र एक ऐसे राजा थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले जा सकते हैं। इनके बाद में राजा बनता है इनका बेटा जहांगीर शाह। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, वो क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो राजा है इनके साथ में इसकी एक डांसर थी जिसका नाम था लाल कंवर। ये लाल कंवर को बीच जो कोर्ट होता था इनका, जहाँ पे ये शासन करते थे, उसके अपने पास में बिठाता था उसको। अब कोई भी आया सामने से, कोई राजा आया पूछने के लिए कि भाई साहब हमारी ये दिक्कत है और इसमें आप हमें आपका साथ चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो भाई ये लाल कंवर से पूछता कि भाई अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? लाल कंवर अपनी एक चूड़ी निकालती, चूड़ी निकाल के फेंकती है, चूड़ी टूटती है तो लाल कंवर बोलती जैसे चूड़ी टूटी ना वैसे ही सबको तोड़ो, सबको मारो। तो ये एक ऐसा राजा है जहांगीर शाह, बहादुर शाह का जो बेटा जहांगीर शाह है, एकमात्र ऐसा राजा है जिसने लाल कंवर को अपने साथ में बिठाया था एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा दिया, लेकिन इसके साथ के जो सेनापति और ये सब थे, ये सब इसके जो कोर्ट स्कॉलर थे जो कि आस पड़ोस के बैठते थे, वो सब इनके खिलाफ हो गए कि नहीं ऐसा तो चल नहीं सकता, इसको आप अपने साथ में क्यों बिठा रहे हो? तो जहांगीर शाह ने सारी बातें सुनते सुनते इनका दिमाग खराब हुआ, इन्होंने लाल कंवर से कर ली शादी। एकमात्र ऐसा राजा है जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ये जो राजा बने थे जुल्फिकार खान की मदद से, वो राजा बने, जुल्फिकार खान की मदद से ये राजा बने थे। जहांगीर शाह रूलर बने थे जुल्फिकार खान की मदद से। डांसर थी लाल कंवर जो कि इंटरफेयर करती थी इंपीरियल कोर्ट में। फरुख सैयद ने, इसका जो मामा था फरुख सैयद, जहांगीर शाह का मामा फरुख सैयद, इसने फरुख सैयद ने इसको मारा था। किसको? जहांगीर शाह को। इनके बीच में लड़ाई हुई और फरुख सैयद ने जहांगीर शाह को मार दिया और अपनी गद्दी संभाल ली। फरुख सैयद राजा बनता है 1713 से लेके 19 तक। किसकी मदद से राजा बनता है? सैयद बंधुओं की मदद से, सैयद ब्रदर की मदद से राजा बनता है। अब सैयद ब्रदर कौन थे? सैयद ब्रदर दो भाई थे जिनका नाम था हसन, दूसरे का नाम था हुसैन। हसन और हुसैन दो भाई थे जिसमें हसन का नाम बदल के बाद में अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। जब ये राजा बना फरुख सैयद,
राजा बनने के बाद में इन्होंने पूछा कि भाई मेरे को राजा, मैं राजा तो बन गया, लेकिन अब जनता मेरे से डरे तो मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए। कि भाई आपको बहुत क्रूर होना है, कोई अगर आप किसी को पकड़ो तो आप उसको मारो और उतनी बुरी तरीके से मारो कि इतिहास उसको याद करे कि भाई इसको फर्रुख सैयद ने मारा था, तब जाके आप एक अच्छा राजा बन पाओगे। उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है और उनके बाद में उनकी जो सिख लीडर था वो बनते हैं बंदा बहादुर, जिनका असली नाम होता है लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर एकमात्र ऐसे सिख लीडर थे जिन्होंने अपने धर्म के चक्कर में इस्लाम को ना अपना के अपनी मौत को स्वीकार करा। फर्रुख सैयद ने उनके सामने शर्त रखी, या तो इस्लाम अपना या फिर अपनी मौत कबूल कर। बंदा बहादुर ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपनी मौत कबूल करी अपने धर्म को छोड़ने के बजाय। वो सिख थे, सिखों का काम है सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना, तो वो सिख अपने उसी काम पे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो धर्म था वो छोड़ने को मना कर दिया। उन्होंने अपनी मौत स्वीकार करी उस टाइम पे। लेकिन फर्रुख सैयद इस चीज़ को लेकर रुका नहीं। उसने कहा कि ऐसे तो नहीं मारूंगा भाई, तेरे को तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, बंदा बहादुर से बोली। अब फर्रुख सैयद ने बंदा बहादुर से बोल दी भाई तड़पा तड़पा के तो मारूंगा। इनके बच्चे भी थे, इनके बच्चे को इसके सामने लाया गया, बंदा बहादुर के सामने लाया गया बच्चे को। बच्चे से बंदा बहादुर ने बोली कि भाई डर तो नहीं रहा बेटा, डर तो नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं, जब आप मेरे सामने हो तो मेरे को किस बात की डर, जब मेरा बाप ही मेरे सामने बैठा है तो मैं किसी से नहीं डर सकता। ये बात बोल के बंदा बहादुर ने अपने बेटे को अपनी तरफ बुलाता है, उसका सर चूमता है और सर चूम के बोलता है सत श्री अकाल। ये बात बोल के बंदा बहादुर के हाथ में चाकू दिया जाता है कि तेरे बेटे को खुद मार। बंदा बहादुर एक ही बात बोलते हैं कि हमारे सिख धर्म में हमारे को बच्चे और औरत के ऊपर हाथ उठाना हमारे लिए ये वो नहीं है, तुम इसमें माहिर हो तो ये इतना काम तुम ही करो। बंदा बहादुर के बेटे को उनके सामने मार दिया जाता है और उनका कलेजा निकाल के बंदा बहादुर के मुंह में रख दिया जाता है। उस आदमी की क्या ही रूह कांपी होगी, उसने अपने बेटे को अपने सामने गर्दन कटते हुए देखा होगा, तो उस आदमी के ऊपर क्या बीता होगा, ये बात आप सोच के देखो एक बार। ये बात हो जाती है, बंदा बहादुर को इतनी बुरी तरीके से फर्रुख सैयद ने मारा था। डेली फर्रुख सैयद बंदा बहादुर की गरम चिमटे से चमड़ियां निकालता था खींच खींच के, और वो चमड़ी निकालने के बाद उसके अंदर भूसा भर देता था। अपने हाथ में एक जरा सी फांस घुस जाती, कितनी तकलीफ होती। बंदा बहादुर के भूसा भरा जाता था शरीर में। धीरे धीरे करके उसकी आंखें निकालते थे, उसके नाखून उखाड़ते थे, उसकी उंगलियां काटते थे, उसके शरीर को नोच नोच के मारा। इतनी बुरी तरह मारा, इतिहास ये गवाह है कि इतिहास में इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 2 जने ऐसे हैं जिनकी मृत्यु इतनी बुरी तरीके से हुई थी, जिनमें से एक का नाम है बंदा बहादुर, एक का नाम है संभाजी। 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी बहुत बुरी तरह मृत्यु हुई थी। अब ये बात होती बंदा बहादुर की, बंदा बहादुर की बात होने के बाद में अब फर्रुख सैयद जब राजा बनना तो सैयद बंधुओं की मदद से बना। सैयद बंधुओं की मदद से जब ये राजा बने तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे को राजा तुमने बना दिया तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पद देता हूँ। हुसैन को पद दिया कि तुम मेरे कमांडर इन चीफ हो, तुम मेरे मीर बख्शी हो। अब्दुल्ला को दिया कि तुम मेरे वजीर हो, तुम मेरे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो फर्रुख सैयद राजा वो थे जो कि सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने थे। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इन दोनों इसके 2 वजीर और मीर बख्शी थे। अब बंदा बहादुर ने सिखों इसको मुगल आर्मी को कई बार डिफीट करा है, कई बार हरा है। इसको इस चीज को भी लेके फर्रुख सैयद के अंदर एक आक्रोश था कि नहीं, बंदा बहादुर तू मेरे को जिस दिन मिल गया उस दिन मिलूंगा। लेकिन बंदा बहादुर अपने आप में वो बंदा था जो कि अपने धर्म को लेके अपने मृत्यु स्वीकार कर लेता है। वो क्या ही बंदा था, उसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। अब जब बंदा बहादुर की डेथ हुई उसके बाद में फर्रुख सैयद का एक अलग ग्रुप बन गया, अमीर अमीरों का एक ग्रुप बन गया। फर्रुख सैयद को घृणित कायर बोलते, हीडियस कावर्ड, बहुत डरपोक आदमी था ये खून देख के डरता था बहुत बुरी तरह। इसका ग्रुप बन गया
इसने सबसे पहले देखा कि भाई सैयद बंधु कभी ना कभी तो मेरे को मारेंगे, तो क्यों ना उससे पहले मैं ही उनको मारूं। तो इसका जो ग्रुप था फर्रुख सैयद का, उसमें इन्होंने साजिश रची कि सैयद ब्रदरों को मारना है। तो सबसे पहले इसने हुसैन को, अब्दुल्ला को अपनी पोस्ट से हटाया। ये बात इसके भाई को, हुसैन अली खान को पता लगी। इसने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ वहीं पर ही, अपन बैठ के बात करेंगे, लेकिन तू उसको मारना मत। मैं आऊँगा, मैं किसी को लेके आऊँगा साथ में, और वो ही उसको मारेगा। तो हुसैन अली खान जाता है मराठाओं के पास में, बालाजी विश्वनाथ के पास में। बाजीराव मस्तानी पेशवा बाजीराव था, बाजीराव बल्लाळ उसके पिता बालाजी विश्वनाथ, उनको लेके आता है। उनसे वहां से बोल के लाता है कि हम संधि कर लेंगे जिसमें तुम हमारे को 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देना, जो कि हमारे लिए हमेशा जो डटी रहेगी, हम जब भी बुलाएंगे वो हमारे काम में आएगी, और उसके बदले में हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो भाई ठीक है, बालाजी विश्वनाथ मान जाते हैं और वो उनके साथ में दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के लाल किला में जब ये जाते हैं अंदर, तो साजिश पहले से रची हुई थी। फर्रुख सैयद ने भी अपने सैनिक बुला रखे थे, और हुसैन अली खान भी अपने सैनिक लेके आया था। बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली खान के साथ में घुसते हैं रेड फोर्ट में। महफिल सजी हुई थी, सब बैठे हुए थे। बैठ के हुसैन अली खान ने प्रस्ताव पेश करते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट हम लाएं, इसको फर्रुख सैयद आप पढ़ो, और पढ़ के इस पर साइन कर दो। फर्रुख सैयद हुसैन अली खान से बोलता है कि तुम होते कौन हो ये एग्रीमेंट करने वाले, ये संधि करने वाले। इस बात को लेके हुसैन अली खान का दिमाग खून खोलता है। खून खोलता है तो भाई अगर आज भी अगर लाल किले में जाएंगे, तो वहाँ का जो राजा जहाँ पे बैठता था, उस पोडियम पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती थी जो कि ऊपर तक जाती थी। मतलब ये मान के चलो कि राजा बैठता था इतनी ऊंचाई पे, मेरे से भी ऊपर, इस बोर्ड से भी ऊपर ऊंचाई पे राजा बैठता था। वहां पे सीढ़ियों पे उसका वो बैठा था संतरी, फर्रुख सैयद का। हुसैन अली खान ने संतरी को हटाया कि हट, तो ऊपर गया। ऊपर जाके दो रेपट जड़ी फर्रुख सैयद की। फर्रुख सैयद देखते यूं हो गया, कोई फर्रुख सैयद को बचाने नहीं आया। अब वो जहाँ पे बैठते थे उसके पीछे एक दरवाजा होता था जो कि सीधा किले के बाहर जाता था। फर्रुख सैयद को डर लगा, वो वहां से भाग के किले से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया। अब निकल के सैयद बंधु उसको ढूंढने के लिए गए, मारने के लिए कि भाई निकल के जाएगा कहाँ, किले के आस पड़ोस ही रहेगा। तो आगरा रेड फोर्ट में एक महल है जहाँ पे औरतें रहती है, उसका नाम है रंग महल। रंग महल में औरतें बैठी हुई थी, उसकी बीवी बच्चे माँ सब बैठे हुए थे। वो उस महल में घुस गया अंदर। अंदर घुस के औरतों को आगे कर दिया, खुद पीछे जाके खड़ा हो गया। खड़ा होके सैयद बंधु आए अंदर, सैयद ब्रदर आए अंदर। अंदर आके बोले कि हम आपकी इज्जत करते हैं, महिलाओं की हम इज्जत करते हैं, रंग महल की एक कुछ गरिमा है, हम उसकी इज्जत करते हैं, इसीलिए रंग फर्रुख सैयद तू चुपचाप बाहर आ जा। अब औरतें उसको बचाने के लिए करती है कि नहीं नहीं मत मारो, मत मारो, लेकिन सैयद बंधु उनकी एक नहीं सुनते और उससे बोलते कि भैया तो तू खुद बाहर आ। अब ये मरने के टाइम पे थे पागल जैसी हरकतें करने लग गया था कि वहां पे जो साड़ियाँ पड़ी थी वो साड़ियाँ पहन ली इसने कि भाई मैं औरतों जैसा दिख जाऊंगा तो मेरे को छोड़ देंगे। लेकिन सैयद बंधु ने बोला कि तू औरतों जैसा दिख नहीं रहा, तो साफ दिख रहा है सामने खड़ा हुआ, चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो हम लेके आए। बाहर आया नहीं, सैयद बंधु ने महिलाओं को साइड में हटाया, आप हटो, उसको पकड़ के बाहर लेके आए। बाहर लेके आके लाल किले में एक दरवाजा है, खूनी दरवाजा है, जहाँ पे जितने भी मुगल राजाएं थे उनको सबको मारा गया था, उसका नाम ही पड़ गया खूनी दरवाजा। वहां पे लाके फर्रुख सैयद की हत्या कर दी जाती है सैयद बंधुओं द्वारा। अब बालाजी विश्वनाथ जब वहीं पर ही खड़े हुए थे, साइड में खड़े हुए थे तो भैया ने बोला कि भाई तूने तो इसको ही मार दिया, जो राजा था उसी को ही मार दिया, अब क्या करेगा, अब मेरी इस एग्रीमेंट है जो कि संधि होगी उस पर साइन कौन करेगा। तो ये आस पड़ोस देखते भाई कोई ना कोई तो होगा राजा बनने के लिए। तो कंबल ओढ़े हुए लेटे हुए थे रफी उद्दरजात। रफी उद्दरजात से बोला कि भाई राजा बनेगा कि नहीं, मैं राजा के नहीं, मेरे को नहीं बनना राजा, मैं तो वैसे ही टीबी हो रखी है और पाइल्स अलग है, तो इसलिए मैं बैठ भी नहीं सकता, मेरे तो बस अब मरने के दिन आ गई करीब, मैं तो मरूंगा, अब मेरे को राजा नहीं बनना। कि नहीं तेरे को राजा बनना रहे थोड़ी दिन के लिए, बस तू तो गद्दी पे बैठ, इस पर साइन कर और तू आराम से लेटा रहे।
कि ठीक है भाई बन जाऊंगा। रफीउद्दर्जा को गद्दी बिठाते हैं, उससे साइन कराते हैं, एग्रीमेंट लेता है बालाजी विश्वनाथ और वापस चल जाते हैं। वापस चल जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे भी वो रहते थे, वहां से वापस चल जाते हैं, पुणे वापस चल जाते हैं। अब वो पुणे गए वापस। इस बीच में सैयद बदू ने जितने भी जो आदमी खड़े हुए थे सबको देखा, सबसे बोला कि फर्रुख सैयद को हमने नहीं मारा। किसने मारा? कि भाई जनता भी घबराई हुई, जनता ने कहा कि हाँ हाँ आपने नहीं मारा, बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने मारा है इसको। कि हाँ, सबसे क्या बोलना है कि फर्रुख सैयद को बालाजी विश्वनाथ ने ही मारा है। बालाजी विश्वनाथ को लाने का कारण यही था कि जितना भी उसका खून का इल्जाम है वो बालाजी विश्वनाथ के ऊपर आ जाए, कि बालाजी विश्वनाथ आए थे दरबार में और उन्होंने फर्रुख सैयद को मारा है। अब रफीउद्दर्जा की मृत्यु हो जाती है टीबी से। फरवरी में राजा बनते हैं और जून में इनकी मृत्यु हो जाती है 1719 में। अब इनकी मृत्यु हो गई तो भैया दूसरा राजा किसको बनाया? तो ये दरबार में देखते हैं, दरबार में देखते हैं तो इसी का ही भाई था, रफीउद्दर्जा का भाई था रफीउद्दौला। रफीउद्दौला को राजा बनाते हैं। उसके भी भाई टीबी हो रखी थी। उससे पूछी भाई तुम दोनों भाइयों की सेम ही बीमारी है क्या? कि हाँ भाई साहब हम दोनों भाइयों के तो सेम ही बीमारी है, लेकिन मेरे क्या वो दर्जात की क्या फाइल्स भी थी, लेकिन मेरे फाइल्स नहीं है, मेरे तो बस टीबी है। ठीक है भाई तू राजा बनेगा? कि नहीं मैं तो राजा नहीं बनूंगा। सैयद बदू बंधुओं से कांपते थे लोग बाग कि हमें राजा नहीं बनना, क्योंकि अगर हम राजा बन के तो एक ना एक दिन हम मरेंगे। इसलिए सैयद बंधु जिसको भी राजा बनाते सब मना करते, सब भगते थे इनसे कि हमें राजा नहीं बनना, हमें शासन नहीं संभालना, क्योंकि एट द एंड बात तो यही है कि उनको मरना ही होता था। तो रफीउद्दौला को राजा बनाया जाता है जून में, और दिसंबर में इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1719 में। अब 1719 में इनकी मृत्यु होने के बाद में बात आई कि भाई अब राजा किसको बनाए, अब राजा कौन बनेगा? तो राजा कौन बनेगा कि भाई रंगीला है, रंगीला को बुलाओ, रंगीला को राजा बनाओ। भाई रंगीला मिलेगा कहाँ? कि मिलेगा जंगलों में, कहीं पे कोई नाटक कोई चल रहा होगा ना, प्रोग्राम डांस वगैरह का, जहाँ पे नृत्यकियाँ नाच रही होगी, डांसर नाच रही होगी, वहीं पर ही मिलेगा रंगीला। तो दोनों भाई सैयद बंधु दोनों भाई जाते हैं रंगीला को ढूंढते ढूंढते, रंगीला मिलता है, रंगीला से बोलते हैं भाई राजा बनेगा? रंगीला बोलता है हाँ भाई बन जाऊंगा, लेकिन मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा, जो मेरा काम है कि नाच गाना और ये सब करना, ये मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नाच गाना तो करूंगा, कि बस हमें यही चाहिए, तू अपनी मस्ती में मस्त रहे, बस तू राजा बन जाए, जब हम तुझे बुलाएं तभी इस एग्रीमेंट पे साइन करके चल जाना। रंगीला बोलता है हाँ भाई ठीक है, ये काम तो बढ़िया है, तो मेरे को तो राजा बना दो। तो राजा बनाया जाता है 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला को। मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया जाता है 1719 से 48 इसका टेन्योर रहा है। 1719 में 1719 में 4 राजा मरे, 4 नए राजा बने। सैयद बंधु को किंग मेकर्स के नाम से फेमस कर दिया था सबने, कि भाई ये राजा बनाने वाले हैं, इन अगर कोई राजा बन गया तो उसका मरना तो है। तो सैयद बंधु किस नाम से फेमस थे? किंग मेकर्स के नाम से फेमस थे। मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला का जो नाम है रंगीला, वो उसके रंगीन मिजाज से पड़ा है, बाकी उसका जो असली नाम था वो था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला अपनी मस्ती में मस्त एक दिन डांस कर रहा था, नर्तकियों के साथ में, डांसरों के साथ में डांस कर रहा था। तो एक आदमी आता है उसके पास में, बोलता है कि भाई जल्दी जल्दी तेरे जो डांस है ना वो कर ले, अच्छे से कर ले, आगे तेरे को मौका नहीं मिलेगा डांस करने का। कि भाई ऐसा क्यों? कि 8 दिन तक सैयद बंधुओं ने जिसको भी राजा बनाया है वो मरा ही है, वो जिंदा नहीं रहा। कि ऐसा भी हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ भाई ऐसा ही है रंगीला, तो क्या सोच रहा है, तेरे का तो रंगीन बना दिया इनने, तेरा तो पोपट बना दिया। कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। सैयद बंधु उनको विश्वास दिलाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधु को विश्वास दिलाता है कि भाई मैं हूँ भोला, और मेरे को तो तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा। ये विश्वास दिलाता है कि रंगीला उनके लिए खतरा नहीं है। उनको जब विश्वास हो जाता है कि रंगीला सैयद बंधुओं के लिए खतरा नहीं है, सैयद बंधुओं को विश्वास हो जाता है कि रंगीला उसके लिए खतरा नहीं है, तो ये रंगीला पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। इसके पीछे रंगीला
बुलाता है चिनकलीज खान को, इनविटेशन देता है कि आओ और मेरे आओ यहाँ पे आओ और अपन बैठ के बात करते हैं। चिनकलीज खान आता है दक्कन से। दक्कन से चिनकलीज खान आया कि चिनकलीज खान भी जानता था रंगीला कैसे मिजाज का आदमी है। चिनकलीज खान आता है, आके बोलता है कि भाई हाँ भाई क्या चल रहा है रंगीला, कैसा चल रहा है, मज़े में चल रहा है सब? मैंने कहा हाँ भाई सब मज़े में चल रहा है, लेकिन तुमसे एक काम है मेरे को। क्या? बता भाई क्या काम है। काम ये है कि सैयद बंधुओं को मारना है। भाई सैयद बंधुओं को मारना है, तो इतना सोचता भी है क्या? चिनकलीज खान ने रंगीला से बोला कि इतना दिमाग चलता है तेरा? कि भाई मेरा दिमाग तो बहुत चलता है, लेकिन जो मैंने काम बोला है बताओ करोगे या नहीं करोगे? कि हाँ भाई कर देंगे, मार देंगे सैयद बंधु को ही तो मारना है, और कोई बड़ी तोप थोड़ी ना सैयद बंधु, मार देंगे। तो रंगीला सैयद बंधुओं को मरवाता है चिनकलीज खान की मदद से। चिनकलीज खान की मदद से ही सैयद बंधुओं को मरवाता है। मरवाने के बाद में रंगीला वापस अपने रंगीन मिजाज में हो जाता है, वही डांस करना, वही सब कुछ करना। चिनकलीज खान इसके पीछे से सारी चीज संभालता है, वहां पे दिल्ली में सब चीज संभालता है। चिनकलीज खान सब संभालता है। तो चिनकलीज खान ने एक दिन बोली रंगीला से कि भैया तू क्या है कि तेरा चल क्या रहा है, तू अपनी मस्ती में मस्त रह रहा है, कभी कहाँ डांस कर रहा है, कभी तेरे को कहाँ से उठा के लाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तू भाई यहाँ का राजा है, तू यहाँ का मुगल एम्परर है, तो तेरे को थोड़ी तरीके से तो रहना पड़ेगा। कि भाई अपने तो यूं ही है, अब हम तो ऐसे ही करेंगे। तो भाई तेरा तो यूं ही नहीं चलेगा, यहाँ पे मुगल एम्परर है तो गद्दी पे बैठना पड़ेगा। कि नहीं मैं तो नहीं बैठूं। तो इस चीज को लेकर चिनकलीज खान का थोड़ा दिमाग गर्म होता है और ये यहाँ से चला जाता है और बोलता है कि अब जितने भी जो हैदराबाद को मुगल साम्राज्य से अलग कर लेता है। हैदराबाद को अलग कर लिया चिनकलीज खान ने। अब धीरे धीरे करके सब मुगल जो सल्तनत थी, मुगल सल्तनत में जितने भी जो आते थे देश वगैरह जो भी आते थे, स्टेट जो भी थे, उनको अलग कर लेते हैं सब। जैसे हैदराबाद को अलग कर लिया चिनकलीज खान ने, अवध को अलग कर लिया शहादत खान ने, बुरहान उल मुल्क ने, बंगाल को अलग कर लिया मुर्शिद कुली खान ने, कर्नाटक को अलग कर लिया शहादत उल खान ने, भरतपुर को अलग कर लिया बदन सिंह ने, रोहिलखंड को अलग कर लिया अली मोहम्मद खान और वीर दाऊद ने। इतना बड़ा मुगल एम्परर एक छोटा सा जगह बन के रह गया, सब चीज वहां से अलग हो गई। अब जब ये बात पता लगी नादिर शाह को, तो नादिर शाह अटैक करने आता है यहाँ पे। नादिर शाह अटैक करने आता है 1739 में, 24 फरवरी 1739 को, 1729 को नादिर शाह अटैक करने आता है। इससे पहले एक बात और है, इससे पहले पेशवा बाजीराव पुणे की साइड से निकलते हैं अपने घुड़सवारों को दौड़ाने साथ में, और साथ में अपने 500 सैनिक और होते हैं उनके। तो ये बात यहाँ पे पता लग जाती है दिल्ली में कि भाई पेशवा बाजीराव वहां से निकले हैं। तो भाई ये जो डायलॉग था बाजीराव मस्तानी सबने देखी होगी, लेकिन बाजीराव कतई वाहियात पिक्चर है जिसने पूरा का पूरा जो था इसका मराठाओं का पूरा पूरा मिट्टी पलीत कर दिया। लेकिन उसमें एक डायलॉग था जो कि रणवीर सिंह ने बोला था, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। ये जब तुमने जो डायलॉग बोला था, ये डायलॉग रियल में था कि भाई बाजीराव जो इतने तेज आदमी थे, उनका घोड़ा सब चीज इतना तेज था कि वो जो भी काम चाहते थे वो फटाफट होता था। उनका निशाना भी इतना सटीक था कि भाई जिस चीज में निशान लगाते वो वहीं पर ही जाके रखता। तो बाजीराव निकलते हैं वहां से 500 घोड़सवार लेके। ये बात दिल्ली में पता लग जाती है, और दिल्ली में पता लगते ही चिनकलीज खान बोलता है रंगीला से, बाजीराव पेशवा बाजीराव आ रहे हैं अपने 500 घुड़सवार लेके दिल्ली पर अटैक करने के लिए। बाजीराव दिल्ली के पास में आते हैं तो रंगीला को भग जाता है वहां से। रंगीला भगता है वहां से, भग के जंगलों में चल जाता है। रंगीला को अगर उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड का अगर कोई प्रोविजन होता तो रंगीला को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता भगने के लिए, क्योंकि हर बार अहमद शाह अब्दाली के जब भी अटैक हुए इंडिया में, तब मोहम्मद शाह रंगीला भग के जंगलों में गया है। वहीं पर ही रहता था अब्दाली, जब चला जाता था वापस आ जाता था। तो रंगीला भग जाता है तो भाई पुणे से निकल के और पेशवा बाजीराव दिल्ली पहुंचते हैं।
दिल्ली पहुंचते तो वहाँ के उसके जो सैनिक सेनापति थे वो पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे आना कैसा, कि बस मैं तो ऐसे घूमते घूमते आ गया, यहाँ तक आए थे अपने घोड़ों को टहलाने के लिए कि भाई घोड़ों को दौड़ा भी लेंगे और थोड़ी देर घूम भी लेंगे। तो ऐसे आया तो सोचा कि दिल्ली की तरफ एक बार घूम चलते हैं। कि भाई साहब अब आओ ना तो बता के आया करो। हमारा रंगीला भग गया। कि कहाँ भग गया? कि जंगलों में भग के डर के मारे कि आप आ रहे हो उसको मारने के लिए। कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बस हम तो जा रहे हैं। तो भाई पेशवा बाजीराव आए थे 500 घुड़सवार लेके और आके और थोड़ी देर रुक के चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उसके बाद नादिर शाह का अटैक होता है अपने यहाँ पे। नादिर शाह आता है पर्शिया से इंडिया, दिल्ली। नादिर शाह जब आ रहा था, जब रंगीला से चिनकलिज खान ने बोला नादिर शाह आ रहा है अटैक करने के लिए, लूट मचाने के लिए, तो कुछ ना कुछ सोच ले क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो टाइम है आने में, आने दो देख लेंगे। नादिर शाह निकलता है पर्शिया से निकल के पंजाब क्रॉस करता है, पंजाब क्रॉस करता है, तभी भी चिनकलिज खान बोलता है कि भाई पंजाब तक आ गया, क्या करना है बता। कि अभी तो है पंजाब में, तो अभी टाइम है आने में, दिल्ली आने में। करनाल पहुंचता तब जाके इसको लगता है कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई चिनकलिज खान को भेजता है कि जाओ और नादिर शाह के साथ में युद्ध लड़ो। बैटल ऑफ करनाल होती है उस टाइम पे 14 फरवरी 1739 में। उस बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह वर्सेस मुगल्स के बीच में होता है। मुगल की तरफ से आते हैं चिनकलिज खान। चिनकलिज खान आते हैं, लेकिन नादिर शाह की इतनी बड़ी सेना देख के चिनकलिज खान भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और घुटने टेक के बोलते हैं कि भाई नादिर शाह तू जा तो रहा है वहां पे, लेकिन तेरे को पैसा मिले नहीं मिले उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ। मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता हूँ, ये लेके तू वापस पर्शिया चल जा। देखो उस टाइम पे 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, आज के टाइम पे अरबों खरबों रुपए होते हैं। 50 लाख रुपए देता हूँ, ये लेके तू वापस चल जा। नादिर शाह एक बारी में तो मान जाता है, 50 लाख रुपए दे रहा है तो बहुत बड़ी रकम है 50 लाख रुपए तो। इसी बीच में अवध का जो राजा है बुरहान उल मुल्क, ये उसको इनवाइट करता है कि दिल्ली आके लूट भाई। नादिर शाह के पास में आता है कि नादिर शाह तू क्या पागल है क्या? नादिर शाह बोलता है जवान संभाल के बात कर, तू मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूँ। एक गलत कदम और तेरी पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा जबान संभाल के बात कर, तू किससे बात कर रहा है? कि ठीक है मेरे से गलती होती है, लेकिन नादिर शाह तू है तो सही में, तेरे को ये नहीं पता कि दिल्ली में कितना पैसा है। तू यहाँ पे 50 लाख रुपए ले रहा है, वहां पे दिल्ली में इससे भी ज्यादा पैसा है, तभी ये तेरे को 50 लाख रुपए दे रहा है। नादिर शाह इसकी बात हो मान लेता है एक बारी में, बोलता है कि भाई 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं दिल्ली में खुद आके लूट करूंगा। दिल्ली आता है नादिर शाह, रंगीला को अपने साथ में रखता है। रंगीला भाई मेरे को लूट ही करनी है, रंगीला को मारना तो है नहीं। तो भाई रंगीला को साथ में रखता है। अब उसके आने से पहले रंगीला जिस थ्रोन पे बैठता, जिस गद्दी पे बैठता था, उसका नाम था पीकॉक थ्रोन। उसके ऊपर लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। उसके आने से पहले रंगीला को उस हीरे को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रंगीला जानता था ये दीवारें तक तोड़ देगा, टाइल से तक उखाड़ देगा पैसे के लिए, तो उसको कोई जगह मिलती नहीं है, तो वो अपनी पगड़ी में हीरा छुपा लेता है। नादिर शाह अपनी पगड़ी में हीरा छुपाता है। अब ना क्या, रंगीला अपनी पगड़ी में हीरा छुपा लेता है, नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंच के लूटामारी करता है कई दिनों तक, देखता है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिल सकती क्या चीज़ नहीं मिल सकती। जब बोलते हैं कि हाँ भाई अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कुछ भी नहीं मिला, इतना ज़्यादा तो कोई लूट हुई नहीं, तो नादिर शाह बोलते हैं अरे पागलों, पैसा यहाँ नहीं, पैसा इन दीवारों में, दीवारें तोड़ो। रंगीला से बोलता है कि भाई वो अपने सैनिकों से बोलता है दीवारें तोड़ो, तो उसके सैनिक दीवारें तोड़ते हैं। अब दीवारों में भी कुछ भी नहीं मिलता, तो नादिर शाह जहाँ पे रंगीला बैठा हुआ होता है, नादिर शाह का दिमाग दौड़ता है कि भाई जहाँ पे राजा बैठता है उसके नीचे जरूर ही सोना दबा के रखते हैं। रंगीला से बोलता है कि भाई खड़ा हो यहाँ से। नादिर शाह बोलता है रंगीला से खड़ा हो। रंगीला बोलता है क्यों क्या हो गया? कि भाई टाइल्स उखाड़नी, जहाँ पे राजा बैठता है उसके नीचे पैसा तो होता ही है। रंगीला कहता है कि हाँ भाई ले उखाड़ ले। उसके रंगीला को कॉन्फिडेंस को देखते हुए नादिर शाह का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, और नादिर शाह को एक बार में तो सोच में पड़ जाता है कि इसके नीचे कुछ होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फिर भी नादिर शाह टाइल सेट कर देता है, आगे देखता तो वहां भी कुछ भी नहीं मिलता। अब वो इतने दिन तक यहाँ रुका, इतने दिन तक उसने लूट करी, तो भाई उसको लूट में तो कुछ मिला नहीं। लाल किले में हो गई शांति, लाल किले में शांति हो गई।
तो यही बात बाहर जब सबने देखा लाल किले में शांति हो रखी, तो एक खबर फैल गई कि रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया। ये खबर फैल गई रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया, तो फिर नादिर शाह निकल के, अब ये बात फैल गई तो इस चीज़ को लेके नादिर शाह के सैनिक आते हैं कि भाई बाहर ये खबर फैल चुकी है कि भाई नादिर शाह को रंगीला ने मार दिया। तो नादिर शाह कहता है कि भाई मेरे को मारने वाला कौन पैदा हुआ है, तो इस चीज़ को लेके वो भड़क जाता है और अपने सैनिक को इकट्ठा करता है। ये है लाल किला और यहाँ है जामा मस्जिद। नादिर शाह यहाँ से निकल के जाता है जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद की दीवार पे चढ़ता है, सीढ़ियाँ लगी हुई, सीढ़ियों पे चढ़ता है, नीचे सैनिक, वहां पे चढ़ के बोलता है कि ये मेरी तलवार निकाल रहा हूँ मैं मयान में से, जब तक मेरी तलवार मेरी मयान में वापस नहीं जाती, जब तक मारो सबको, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, चाहे कोई भी हो, सबको मारो। तो वो तलवार निकाल के बोलता है चलो भाई मारो, चालू करो। तो वहां पे कत्ले आम हो जाता है, गलियों में से निकलने की जगह नहीं रहती, लाशों का ढेर लग जाते हैं, गली गली में लाशें, खून की नदियां बह जाती। ये सब चीज को देख के चिनकलिज खान और वहां के मौलवी दोनों आते हैं। चिनकलिज खान अपने घुटनों के बल जो सीढ़ियां चढ़ता है, घुटने उसके खून खून हो जाते हैं, नादिर शाह के पास में जाके बोलता है, नादिर शाह अगर अल्लाह है और तू अपने आप को भगवान मानता है, तो ये जितने भी आदमी मरे हैं इन सबको वापस जिंदा कर दे और इन सबको वापस मार, क्योंकि अब मरने के लिए एक आदमी भी नहीं बचा। तो नादिर शाह फिर भी नहीं रुकता, लेकिन उसके सैनिक उसकी तरफ इशारा करते हैं कि सर बिल्कुल अब गिने चुने ही बच रहे हैं और कोई नहीं बचा। तब नादिर शाह अपनी मयान में वापस तलवार डालता है और वो कत्लेआम वहीं रुकता है। अब नादिर शाह यहाँ पे भाई ये बात कत्लेआम रुका, रुकने के बाद में नादिर शाह ने देखा कि हाँ भाई ठीक है, अब जाने का तो टाइम आ ही गया, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन वहाँ पे दिल्ली से उसको बहुत पैसा मिला था। उसके लिए भाई कम था, क्योंकि चोर की नीयत कभी जाती नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, लुटेरों को हमेशा ज़्यादा की ही मांग रहती है, चाहे उसको कितना ही ज़्यादा मिल जाए। लेकिन उसको वहाँ पे बहुत पैसा मिला था। अब उसका जाने का टाइम आ गया, तो जाने के लिए उसने म्यूजिशियन बुलाए कई सारे, डांसर बुलाई कई सारी। अब एक डांसर के पास में गया नादिर शाह। नादिर शाह गया तो भाई थोड़े बहुत पैसे निकालता था कि नादिर शाह बहुत चिंदी आदमी था, थोड़े बहुत पैसे उड़ाए उसने। उन वहाँ की डांसरों ने कहा भाई ये कोई पैसे फेंक रहे हो क्या, इससे पैसे तो हम ही, हमारे घर पे इतने से ज़्यादा पैसे। तो वहाँ पे एक डांसर थी, उसने बोला कि अगर माफ़ करो, अगर मेरे को एक बोलने की मौका दो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि हाँ भाई बताओ, आप तुम बताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, कि आप जो ये पैसा पैसा कर रहे हो, जो यहाँ से पैसा लेके जा रहे हो ना, वो अकेला रंगीला अपनी पगड़ी में रखता है, रंगीला अपने पास में रखता है। कि मतलब रंगीला के पास में बेशकीमती हीरा है जिसका नाम है कोहिनूर। अगर वो हीरा आपके पास में होगा ना, तो दुनिया की दौलत पे अगर उस हीरे को खरीदना चाहे ना, तो वो भी कम है। कि सही बताओ इतना पैसा है क्या उस हीरे में, इतना वो है क्या हीरा, वो बेशकीमती हीरा है कोहिनूर। कि ठीक है भाई, ये बात देके उसको डांसर को थोड़े बहुत पैसे देता है और उसको वहाँ से भेज देता है। अगले दिन जब उसके जाने का टाइम आता है, तो नादिर शाह बोलता है रंगीला से, रंगीला तो हो, तो कुछ भी बात हो, लड़ाई हुई हो, चाहे मैंने कितने ही जाने मारा हूँ, लेकिन तू है तो मेरा भाई। नादिर शाह रंगीला बोलते हैं कि हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। नादिर शाह बोलते हैं नहीं नहीं, तो सही में मेरा भाई है। रंगीला बोलता है हाँ भाई ठीक है भाई, मान लिया तो ठीक है भाई, भाई है। नादिर शाह बोलता है शायद तू समझा नहीं हमारे रीति रिवाजों को। कि भाई कौन से रीति रिवाज, कि हमारे जब किसी को भाई मानते हैं तो पगड़ी एक्सचेंज करते हैं। तो वो उठता है नादिर शाह और खट से अपनी पगड़ी पहनाता है रंगीला को, रंगीला की पगड़ी पहनता है खुद, और वहां से हो जाता है 9-2-11, बोल के कि हाँ भाई ठीक है, कि अब मेरा भाई भाई है, गले मिला जा। गले मिलते रंगीला पे कहता है कि भाई दो आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है, गले मिल दो, गले मिलने में क्या जा रहा है।
तो करनाल के युद्ध में मुगल आर्मी हारती है। चिनकलिज खान ऑफर करता है 50 लाख रुपए। बुरहान उल मुल्क इनवाइट करता है नादिर शाह को अटैक करने के लिए। नादिर शाह जब पैसा नहीं मिलता तो बुरहान उल मुल्क से 1 करोड़ रुपए की मांग करता है, जिसको लेके वो पूरा नहीं कर पाते बुरहान उल मुल्क, और बुरहान उल मुल्क कमिट कर लेते हैं सुसाइड। नादिर शाह लूट करते हैं कोहिनूर का, पीकॉक थ्रोन ले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद अटैक होता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली से जो अटैक हुआ है वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना है। ये आया समझ में लेटर मुगल रूलर। सबसे पहला है बहादुर शाह, दूसरा है जहांगीर शाह, तीसरा है फरुख सैयद, चौथा है रफीउद्दर्जात, पांचवा है रफीउद्दौला, छठा है मोहम्मद शाह रंगीला। हो गया खत्म। ये होता है यहाँ पे लेटर मुगल रूलर का आधा। कल की वीडियो में लेटर मुगल रूलर पूरे हो जाएंगे। अब अपन मिलते हैं। और जिसको भी इस चीज़ के नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और फेसबुक का भी है, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम के लिंक से ही नोट्स ले लेना पूरे। अभी तक जितना भी पढ़ा है सबके नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में।